देखिए बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन हमारे सामने है। कार ड्राइवर नेगोशिएटिंग अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, द एंगल थ्रू विच ही हैज़ लीन फ्रॉम द वर्टिकल विल बी। अब हमें बताना है कि कार ड्राइवर कर्व रोड पे आ रहा है, कर्व रोड की रेडियस दे रखी है, स्पीड दे रखी है कार की, कितना डिग्री एंगल उसको लीन होना पड़ा फ्रॉम द वर्टिकल। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा होता है इसके लिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, जहाँ पे वी वेलोसिटी ऑफ कार होती है जो हमारे को 18 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है, पर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। टेंजेंट थीटा विल बी व्हाट, 5 का स्क्वायर बाय में रेडियस हमारे को दे रखी है 100 मीटर, और साथ में जी की वैल्यू ले लेते हैं हम कितनी, 10। तो दैट विल बी हाउ मच, 25 बाय में व्हाट, 1000। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना निकल कर आता है, दिस इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/40 एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/40। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता होगा किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड लिखेंगे। यहाँ 1000/3600 जो है वो सॉल्व करके 5/18 बचता है, इसे डायरेक्टली मैंने 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर रोड ऑन नेशनल हाईवेज आर, विड्थ ऑफ द रोड इज बी, आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड बाय एच with respect to inner edge so that a car with velocity v can pass safely over it. The value of h is what? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमें कि जब हमारा बैंकिंग ऑफ रोड किया गया किसी थीटा एंगल पर इनर एज की कंपैरेटिवली आउटर एज को ऊपर रखा गया, तो हाइट बोली जा रही है h है, कितनी हाइट पर उसको रेज किया जा रहा है। ये जो रोड है, रोड की विड्थ हमारे को बोली जा रही है v है, और हमसे कहा जा रहा है कि v की वैल्यू निकालो, किसकी, वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। किसके फॉर्मेट में निकालो, इस फॉर्मेट में, किसके, h और b के फॉर्मेट में किस तरह से निकालनी है। तो हाउ कैन वी फाइंड, रेडियस ऑफ रोड जो है वो r दी गई है, r इज़ द रेडियस ऑफ दैट कर्व रोड, जो कर्व रोड है हमारा उसकी रेडियस जो है वो r दी गई है। समझ सकते हैं बात को आप, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज़ वी स्क्वायर बाय आर जी। अब टेंजेंट थीटा को मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में से निकालूँ तो परपेंडिकुलर बाय क्या आता है, बेस आता है। परपेंडिकुलर बाय बेस, वैसे तो बेस हमारा बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होना चाहिए बाय यूजिंग पाइथागोरस, बिकॉज थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। थीटा बहुत छोटा होता है, इतना ज़्यादा थीटा नहीं हम राइज करते रोड का, थीटा बहुत छोटा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नीचे जो बेस है बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, थीटा छोटा होने का मतलब है बी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एच। वी कैन से दैट एंगल इज़ वेरी स्मॉल, देन आर्क इज़ आल्सो वेरी स्मॉल, आर्क इज स्मॉलर देन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस में आर्क बहुत छोटी है, एच बहुत छोटा है, हाइट बहुत कम होती है, विड्थ बहुत ज़्यादा होती है रोड की। हाइट बढ़ा देंगे तो गाड़ियाँ पलट जाएंगी भाई, ठीक है। तो विड्थ जो है ज़्यादा है, एच बहुत छोटा है, बी इज़ वेरी वेरी लेस देन एच। तो टेंजेंट थीटा जो मेरा होता था परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि एच बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, वहाँ एच बहुत छोटा होने के कारण एच को बी के कंपेरेटिवली नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, नियरली ज़ीरो मान लेंगे। टेंजेंट थीटा अपना आएगा h बाय में क्या, b, टेंजेंट थीटा h बाय b आ जाएगा। तो यहाँ हम पुट कर देंगे h बाय बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, एंड यहाँ से हम जो है किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है हमें, h की वैल्यू निकालो। h की वैल्यू आ जाती है वी स्क्वायर बी बाय में क्या, आर जी। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। वेलोसिटी की वैल्यू भी बोल सकता था फाइंड करने के लिए, यहाँ पे वो भी हम फाइंड कर सकते थे, v को छोड़ के बाकी सबको एक तरफ ले जाते, हमारा आंसर आ जाता। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमसे कहा जा रहा है एक साइक्लिस्ट ऑन अ ग्राउंड गोज राउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफेरेंस 34.3 मीटर इन रूट 22 सेकंड, द एंगल मेड बाय हिम विद द वर्टिकल विल बी। मतलब इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमसे जो है जो हमें डाटा गिवन है वो क्या गिवन है, एक साइक्लिस्ट है जो कि सर्कुलर पाथ जिसकी सर्कमफेरेंस हमें गिवन है, सर्कमफेरेंस होती है 2πr, तो सर्कमफेरेंस अपने को गिवन है 2πr, दैट इज़ 34.3 मीटर। और हमसे कहा जाता है ये सर्कमफेरेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम है जी रूट 22 सेकेंड। फिर हमसे ये कहा जाता है कि बताइए एंगल मेड बाय हिम विद द वर्टिकल। एंगल मेड बाय हिम विद द वर्टिकल निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला है अपना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी।
मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फॉर्मूला हमारा लगा रहे हैं हम लोग, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ लेवल कर्व रोड वाला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। और ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला फॉर्मूला भी हमारा यही रहता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब यहाँ पे हम जो है वी स्क्वायर बाय आर जी में जी की वैल्यू पता होती है अपने को, यहाँ पे वी और आर की वैल्यू पुट करनी है। आर निकालेंगे हम लोग, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, आर निकालेंगे उससे आएगा 34.3 बाय में 2 पाई। अच्छा वी कैसे निकालें जी, वी अगर निकालना है तो वी कैसे निकालें, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं, आर आ गया। वी यानी कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम गिवन है, डिस्टेंस कितना है जी, डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, टाइम है ये, तो स्पीड आएगी हमारी 2 पाई आर बाय में क्या, दैट इज़ टी। अगर मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को उठा के सेकेंड में पुट कर दूँ वी स्क्वायर और आर की वैल्यू, तो यहाँ मैं देखूँगा कि पुट थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट, तो टेंजेंट थीटा का अपना फॉर्मूला बन जाता है v का स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ये मैंने v का स्क्वायर कर दिया, बाय में नीचे आर जी था, ठीक है, एक जी से एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 4 इंटू में मैं जो पाई स्क्वायर की बात करूँ, पाई मतलब 3.14 होता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो नियरली 9.8 आता है, नियरली 9.8 आता है। हम लोग दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, पाई स्क्वायर और जी को, जी भी 9.8 होता है हमारा, तो बचा 4 इंटू आर बाय में नीचे बचा टी का स्क्वायर। ये सारे पैरामीटर अपने पास हैं। आर की वैल्यू हमने निकाली है थर्ड इक्वेशन में, 34.3 बाय में आएगा क्या 2 पाई, पाई मतलब 3.14, और साथ में नीचे है टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर है जी 22, रूट 22 था, स्क्वायर होकर 22 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें, दिस इज़ 2 2s are 4 एंड दिस इज़ 2 और 11 यहाँ आ गया। ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, जो ऊपर बचा हुआ है वो बचा है हमारे पास 34.3, और नीचे 11 इंटू 3.4, ये आएगा हमारा 11 4s are 44 एंड दैट विल बी 4 और 34.44, 34.3 बाय में 34.4, दे आर नियरली इक्वल, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नियरली 1 यहाँ पे जो है आंसर आएगा हमारा। टेंजेंट थीटा 1 आने का मतलब है थीटा हमारा हो गया कितना 45 डिग्री, तो दैट इज़ द आंसर। फिर से वैसे ही फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर, कर्व ट्रैक है, मोटरसाइकिलिस्ट जिस ट्रैक पे जा रहा है, रेडियस गिवन है 500 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज 0.5, द स्पीड अवॉइडिंग स्किडिंग विल बी, मतलब सेफेस्ट स्पीड निकालनी है आपने जिससे वो अपने कर्व ट्रैक पे ईजिली अपने आप को विदाउट स्किडिंग मूव करा सके। देखिए क्या होगा, स्किडिंग होगी उसको कौन रोकेगा, उस स्किडिंग होने को रोकेगा उसके टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन। नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो चाहिए होगी वो फ्रिक्शन से आएगी। फ्रिक्शन होता है अपना म्यू इंटू एन। व्हाट डू यू मीन बाय एन, एन मतलब है व्हाट, एन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी एम जी। तो जो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे होनी चाहिए वो म्यू एम जी के बराबर होनी चाहिए मैक्सिमम कंडीशन पर, ठीक है, या उससे कम हो सकती है, तो म्यू एम जी से ज़्यादा नहीं। म्यू एम जी जो है वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि स्पीड क्या होगी उस पार्टिकल की, उस साइक्लिस्ट की जो यहाँ पे मूव कर रहा है, मोटरसाइकिलिस्ट की। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला या सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला अपना एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम जी, है ना। इस फोर्स को कौन प्रोवाइड करा रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स। यहाँ पे जो बेंड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू म्यू इंटू में एम जी। यहाँ से अगर हम वी निकालते हैं तो वी का हमारा जो फॉर्मूला हम कॉन्सेप्ट में पढ़ के आते हैं, यहाँ पे क्या आएगा म्यू जी आर, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। बस सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, म्यू की वैल्यू पुट करेंगे आप, दैट इज़ 0.5, जी 10 होता है, रेडियस 500 मीटर दे रखी है अपने को। हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 2500 रूट में, जिसका रूट निकालेंगे तो आएगा 50 मीटर पर सेकंड, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक साइक्लिस्ट टर्न अराउंड अ कर्व एट 15 माइल्स पर आवर। ये स्पीड दे रखी है जिस स्पीड से वो टर्न कर रहा है उस कर्व रोड के ऊपर। इफ़ ही टर्न्स एट द डबल स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड डबल करता है, देन टेंडेंसी टू ओवरकम इज़ व्हाट। इसका मतलब क्या है, देखिए क्या है कि उसको कर्व रोड के ऊपर जो फोर्स चाहिए अपने आप को सेफली टर्न करने के लिए, उस फोर्स को आप जानते हैं बोला जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट फॉर्मूला इज एम वी स्क्वायर बाय आर।
तो यहाँ पे टेंडेंसी टू ओवरकम करने का मतलब आपने जो है वो फोर्स बतानी है जिस फोर्स की वजह से वो इजीली टर्न कर पा रहा है। अगर मैं उस फोर्स की बात करूँ तो वो फोर्स जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है जी, बिल्कुल कर रही है, वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर एम और आर चेंज नहीं होता है तो। साइक्लिस्ट टर्न कर रहा है, ना उसका मास में कोई बदलाव आ रहा है, ना ही कर्व पाथ की रेडियस में कोई चेंज आ रहा है। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, एम बाय आर इज कांस्टेंट। जितने टाइम वेलोसिटी बढ़ाओगे उसके स्क्वायर टाइम फोर्स बढ़ जाएगी। आपसे क्वेश्चन में बोला गया वेलोसिटी डबल कर दी गई है। वेलोसिटी अगर डबल कर दिया, ऊपर देख सकते हैं हम क्वेश्चन के अंदर, वेलोसिटी अगर डबल कर देंगे तो फोर्स जो है वो स्क्वायर 4 टाइम बढ़ जाएगी। आई मीन टू से वी का स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, यानी कि क्वाड्रपल्ड हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द आंसर। टेंडेंसी मतलब फोर्स, टेंडेंसी टू ओवरटर्न मतलब कितनी फोर्स उसको चाहिए अपने टर्न को सेफली लेने के लिए। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर टाइम, वेलोसिटी डबल, फोर्स जो है 4 टाइम, वेलोसिटी ट्रिपल करेंगे फोर्स 9 टाइम हो जाएगी। जितने टाइम वेलोसिटी बढ़ाएंगे, n टाइम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फोर्स n स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पार्टिकल जिस मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, लीनियर स्पीड v जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। 5t मतलब टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदल रही है, स्पीड बदल रही है, सॉरी। वह t इज इन सेकंड, v इज इन मीटर पर सेकंड, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पता लगानी है कौन सी होगी। अगर हम बात करें पहली बात की एक्सलरेशन ऑफ द सर्कुलर पाथ, एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट ऑन सर्कुलर पाथ, तो एक्सलरेशन जो है सर्कुलर पाथ पे आप सब जानते हैं कि 2 एक्सलरेशन हो सकती हैं। एक तो होती है रेडियली, जिसे आप सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन भी कहते हैं, वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है। अगर हम सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल को गोल गोल घुमा रहे हैं तो रेडियल एक्सलरेशन उस पर ऑलवेज लग रही है टूवर्ड्स द सेंटर। आप देख सकते हैं मैं हर पॉइंट से रेडियस अगर ड्रॉ करूंगा तो रेडियस के अलॉन्ग जो एक्सलरेशन की डायरेक्शन आ रही है, इस एक्सलरेशन की डायरेक्शन को देखिए, ये बार बार चेंज हो रही है। अगर एक्सलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि हम जानते हैं, उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड अगर सेम भी हो तो भी हम उसको यूनिफॉर्म एक्सलरेशन नहीं कहेंगे। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन या कहें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यूनिफॉर्म तब होती है जब मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो। यहाँ सर्कुलर पाथ पे एक्सलरेशन की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी डाउनवर्ड, कभी अपवर्ड, हर पॉइंट पे चेंज है। दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होती है, एक्सलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होती है। एक और होती है टेंजेंशियल एक्सलरेशन, जो स्पीड के बढ़ने की वजह से आती है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन आ जाएगी। मतलब हर टेंजेंट के अलोंग हर पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर आप टेंजेंशियल एक्सलरेशन को देखें तो सर इसकी भी डायरेक्शन बार बार बदलेगी, टेंजेंट की डायरेक्शन बदलेगी, इसकी भी डायरेक्शन बदलेगी, तो दैट इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। तो हमें ये भी पता है कि जब 2 एक्सलरेशन होती है पार्टिकल के पास, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, तो रिजल्टेंट एक्सलरेशन इनके बीच में आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ बना के दिखाया, रिजल्टेंट एक्सलरेशन जो आएगी वो बीच में आएगी और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बार बार चेंज होगी, कभी वो इधर होगी, कभी वो इधर होगी। तो ये नेट एक्सलरेशन की डायरेक्शन है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी हमारी कि एक्सलरेशन कांस्टेंट है। नहीं जी, कांस्टेंट नहीं है। माना चलो मैग्नीट्यूड सेम हो भी गया पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसलिए कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन इज कांस्टेंट, मैंने बता दिया नहीं। टेंजेंशियल इज कांस्टेंट, नहीं साहब, ये बदल रही है। एंगुलर एक्सलरेशन नाम का कॉन्सेप्ट होता है हमारा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू होता है ए टी बाय आर। अगर मैं ए टी की बात करूं, ए टी इज डी वी बाई डी टी। अगर मैं डी वी बाई डी टी निकालूँ, जो वेलोसिटी मुझे गिवन है उसमें डी वी का मतलब है 5t बाई डी टी, तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन मेरी कांस्टेंट निकल कर आती है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज़ द टेंजेंशियल एक्सलरेशन। अल्फा निकालूंगा तो 80 है 5 और रेडियस गिवन है कितनी, दैट इज़ हाउ मच, 20। तो रेडियस 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करूंगा, बाय में 100 कर दूंगा, तो ये मेरे पास 25 आ गया, 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज़ द कांस्टेंट एक्सलरेशन। इसकी डायरेक्शन बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल या तो अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है। ठीक है जी, पूरे मोशन के दौरान इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आता अगर पार्टिकल एक ही तरह का सर्कुलर मोशन यानी कि या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अल्फा की डायरेक्शन या इनवर्ड होती है या आउटवर्ड होती है। मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है 25, ये किसी टाइम का फंक्शन नहीं है। तो अल्फा इज कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये एक। अगले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, लेट अ स्प्रिंग इज ड्रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 1 एंड इज सेंटर सी। ये सेंटर है जी सर्कुलर पाथ का। 2 मास है 1 किलोग्राम, पी पे 2 किलोग्राम, क्यू पे
बोला हुआ है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग CP टू PQ। टेंशन वो फोर्स है जो रस्सी लगा रही है मास को घुमाने के लिए। अगर मैं बात करूं जो मुझे 1 किलोग्राम घुमाना है, जो P पर वो इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा जो मैंने अभी दिखाया आपको। अगर मैं बात करूं मुझे 2 किलोग्राम घुमाना है तो भैया वो इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अब अगर बात करें टेंशन की तो जो रस्सी ये वाली है इस पर टेंशन लग रही है कितनी, T1 मान लीजिए। अब T1 वाली रस्सी जो है कितने पार्टिकल्स को घुमा रही है, ये रस्सी अकेले इस वाले P वाले को नहीं घुमा रही, इसके साथ तो दोनों बंधे हैं, P वाला भी Q वाला भी। तो दोनों पार्टिकल को घुमाने के लिए उसको 2 सेंट्रीपिटल फोर्स लगानी पड़ रही हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे आप जब एक रस्सी से कोई भी 2 पार्टिकल बांध देते थे, एक यहाँ बांधते थे जिसका मास m1 है, एक बांध देते हैं नीचे जिसका मास अगर m2 है। तो कोई तुमसे पूछे कि T1 पे टेंशन कितनी है, तो T1 पे 2 वेट लटके हैं, m1 GB प्लस में क्या M2 GB, तो दोनों का वेट T1 के ऊपर लग रहा है। T1 यानी कि रस्सी की इस फोर्स को दोनों वेट को उठाने के लिए फोर्स लगानी पड़ रही है। और T2 की बात करूं तो T2 सिर्फ एक ही वेट को उठा रही है, दैट इज़ व्हाट M2G। यहाँ उठाने की नहीं घुमाने की बात हो रही है, सेम बात है। इसी एक जो आपको डायग्राम दिख रहा है मेरा ये वाला, इसी को मैं अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा दूँ तो T1 2 पार्टिकल को घुमाएगी, M1 को भी और M2 को भी। देखिए M1 को भी M2 को भी, दोनों की घूमने की रेडियस अलग अलग है। तो T1 एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। अब T1 जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी आखिर वो कितनी होगी, T1 2 पार्टिकल को घुमा रही है, एक M1 को, M1 बोल दो P वाले को, उसकी रेडियस है R1, दिख रहा है आपको फर्स्ट सर्कल के अंदर R1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सेम है दोनों के लिए। अब M1 कितना है 1, R1 कितना है 1, ओमेगा स्क्वायर इज़ 1। ठीक है, ये मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, एक तो ये हो गया M1 R1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये T1 दूसरे को भी घुमा रही है, कुछ कौन से वाले को, M2 को जो यहाँ पर है। तो M2 उसकी रेडियस R2 साथ में क्या ओमेगा स्क्वायर। तो T1 अपना कितना है जी 1 × में R1 इज़ 1, R1 मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस R1। ठीक है, R2 मतलब बड़े वाले सर्कल की रेडियस दैट इज़ R2, उधर लिखा मैंने। R1 मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर, M2 मतलब 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, और M2 की जो रेडियस है R2 वो देखें तो 3 है। तो 2 × में 3 × में ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ गया 7 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलर वे में अब हम निकालते हैं T2। डायग्राम में देखे जरा T2 क्या होगा। T2 वो रस्सी है जो सिर्फ M2 को घुमा रही है, रस्सी की वो फोर्स जो ओनली M2 को घुमा रही है। तो M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, एक ही सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड कर रही है। दैट इज़ हाउ मच, बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूँ विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम आपको मैं ये। 2 × में R2 कितना है जी, R2 है 3, सेकंड पार्टिकल की रेडियस दिख सकती है आपको 3 है वो। ठीक है, ऊपर भी लिखी थी अभी में। 2 × में R2 × में ओमेगा स्क्वायर यानी कि 6 ओमेगा स्क्वायर। बस कुछ नहीं है, हमें इसका रेशो निकालना है। रेशो निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/6 का रेशो आएगा, 7:6। द आंसर इज़ B। ये क्वेश्चन आसान सा है। अगर मान लो एक और पार्टिकल भी होता ना साथ में M3, तो क्या करते हैं हम, तो हम कहते हैं T1 जो घुमा रहा है वो M1 R1 ओमेगा स्क्वायर प्लस M2 R2 ओमेगा स्क्वायर प्लस M3 R3 ओमेगा स्क्वायर, और T2 किसको घुमा रहा होता, T2 M2 और M3 को घुमा रहा होता। T2 होता M2 R2 ओमेगा स्क्वायर प्लस M3 R3 ओमेगा स्क्वायर। फिर एक T3 भी होता, T3 क्या होता, M3 R3 ओमेगा स्क्वायर। बस इतना होता, इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, सिंपल तरीके से इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट्स इट। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं पार्टिकल P सिचुएटेड एट हाइट 0.2 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ बाउल ऑफ अ रेडियस 1/2 मीटर। ये पॉइंट P दिखा रखा है नीचे, यहाँ पॉइंट P पर पार्टिकल है, वो यहाँ बॉटम से नीचे देख सकते हैं 0.2 मीटर हाइट ऊपर है, और 1/2 मीटर की इस बाउल की रेडियस है। और हमसे कहा जाता है कि विल बी इन द इक्विलिब्रियम इफ़ द एंगुलर स्पीड ऑफ बाउल इज़, एंगुलर स्पीड ऑफ बाउल निकालनी है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो कहीं मूव नहीं करे। तो बताओ एंगुलर स्पीड ऑफ बाउल यानी कि ओमेगा कितना होना चाहिए, कितनी एंगुलर स्पीड से घुमाऊं कि वो पार्टिकल कहीं मूव ना करे। आप समझ सकते हैं यहाँ पे इस पार्टिकल पे लगने वाली फोर्सेस को अगर मैं दिखाता हूँ तो इस पे लगने वाली फोर्स क्या है। इस पार्टिकल पे एक तो इसका वेट होगा जी mg, एक होगी साहब क्या नॉर्मल रिएक्शन दैट विल बी n होगी नॉर्मल रिएक्शन, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नॉर्मल रिएक्शन। और एक फोर्स हम दिखा सकते हैं, दैट फोर्स इज व्हाट mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर, वी कैन से दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं n के 2 कंपोनेंट कर देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल।
मुझे एक्स वाई प्लेन में या इसमें से किसी भी एक के कंपोनेंट कर सकते थे आप, ज़रूरी नहीं कि एन के करें आप तीनों में से किसके मर्जी कंपोनेंट कर देते, आंसर आ जाता। मैंने एन के कंपोनेंट कर दिए हैं। एन के कंपोनेंट करने के बाद क्या होता है, मेरा ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल मेरा थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं इसको, आप देख सकते हैं मैंने बाउल बनाया, नॉर्मल रिएक्शन दिखाई मैंने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट मीन्स टू से रेडियली इनवर्ट जाएगी, दैट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल है मेरा, मान लो यहाँ पे ये मैं एक एम जी और दिखा लेता हूँ, पहले एम जी दिखा दिया जी, ये हमने ओमेगा दिखा दिया। एन के दो कंपोनेंट किए, एक हॉरिजॉन्टल और एक किया हमने क्या यहाँ पे वर्टिकल। ये एंगल मान लो हमने मान लिया थीटा, तो ये एन का कंपोनेंट हो गया एन साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो गया एन कॉस थीटा। अब हमारा जो बैलेंस होगा राइट हैंड साइड में वो है जी एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो किससे बैलेंस होगा, एन कॉस थीटा से। आप एन के कंपोनेंट करके एन को भूल जाइए, देख सकते हैं आप यहाँ अपवर्ड फोर्स है एन साइन थीटा, डाउनवर्ड में क्या है एम जी, राइट में है एम आर ओमेगा स्क्वायर और लेफ्ट में क्या है एन कॉस थीटा। अब एम जी को बैलेंस किसने किया, एन के एन साइन थीटा वाले कंपोनेंट ने, और एम आर ओमेगा स्क्वायर को किसने बैलेंस किया, एन के एन कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ने। तो आपको बताना है कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ हम इसको रोटेट कराएं कि ये कंपोनेंट्स आपस में, ये फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दें। तो ओमेगा निकालना है जी, कितना होना चाहिए, तो वी विल से दैट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या होगा, एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी फर्स्ट इक्वेशन, एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन। बस आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, एन से एन कट जाएगा और इधर आएगा क्या जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, एम से एम भी कट गया, जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा निकालना था, ओमेगा इज इक्वल टू आता है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ जी बाय आर टेंजेंट थीटा। अब आप सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जी की वैल्यू हो गई अपनी, कितनी दे रखी है, 10 लेने को बोला हुआ है, 10 ले लेंगे हम। रेडियस हमारे को किसकी चाहिए, रेडियस हमारे को चाहिए हमारे सर्कुलर पाथ की, जिस सर्कुलर पाथ को हमारा ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट जिस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है वो सर्कुलर पाथ तो ये वाला है, ये इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है जो मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस अपने को चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे, ये सर्कुलर पाथ की रेडियस अगर निकालनी है तो आप यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, कौन सा वाला भला, ये वाला मैं दिखाता हूँ अभी, ये वाला, ये इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये हाइपोटेनियस तो कैपिटल आर हो गया, ये अपने को ये रेडियस ये नीचे वाली, ये रेडियस क्या कहलाएगी, ये हमारा जो है वो बेस है, हाइपोटेनियस गिवन है तो बेस इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, है ना, तो रेडियस कहलाएगी आर कॉस थीटा। वैसे हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, हमारे को पता है क्वेश्चन में कि ये हमारे को गिवन है 0.5 यानी कि 1/2, देखो गिवन थी ऊपर, ये बना रहा हूँ मैं, हाफ मीटर 0.5 थी, और ये जो हाइट है अपने को ये वाली, ये अपने को देखो राइट में डायग्राम में गिवन है, ये कितनी है 0.3, तो ये वाली जो अपनी हाइट है सर, ये हाइट अपनी जो है वो 0.3 है, तो ये तो 3, 4, 5 का ट्रायंगल बन गया भाई, ये 0.3 वो 0.5, तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं बेस, ये हमारा 0.4 ही आएगा, ये 0.4 आएगा, तो बस हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ पे 0.4 हमारा आर आ रहा है, ठीक है, और टेंजेंट थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है भाई, वो है 0.3 एंगल के सामने ये रहा, है ना, और बेस क्या आएगा 0.4, तो टेंजेंट थीटा को पुट करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस 0.3 बाय में 0.4 पुट करेंगे इसको हम, तो ये हमारा कट गया, तो ये हमारे पास आया क्या, रूट का 10/0.3 मतलब रूट का 100/3 मतलब 10/√3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज़ द आंसर 10/√3 रेडियन पर सेकेंड। आप चाहें तो यहाँ पे आर की जगह आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा पुट करते, टेंजेंट थीटा को आप साइन बाय कॉस पुट करते, कॉस से
कॉस कट जाता, आर साइन थीटा आता, वो भी आपका यही निकलता, साइन थीटा परपेंडिकुलर व हाइपोटेनियस होता कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ये भी हमारा आंसर आ गया है, यू कैन चेक इट। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या होगी पार्टिकल की। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे को एक तो आर गिवन है 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर, मैंने मीटर में चेंज कर दिया। दूसरा हमें जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा होता है आर ओमेगा स्क्वायर, आर पता है ओमेगा चाहिए। ओमेगा कैसे निकाले, फ्रीक्वेंसी गिवन है निकाल सकते हैं, ओमेगा इज़ 2 पाई बाय कैपिटल टी या 2 पाई इंटू में न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है 2 पाई इंटू में न्यू की वैल्यू दे रखी है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो ये हो गया हमारा कितना, मल्टीप्लाई बाय 2 4 पाई। नाउ पुट इन फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा 25 इंटू 10⁻², और साथ में क्या 4 पाई स्क्वायर। बस यहाँ से अगर हम आंसर निकालते हैं तो आंसर विल बी व्हाट, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 100 इंटू 10⁻², है ना, यही है ना भाई। सॉरी, इसका स्क्वायर भी करना था, 4 का भी स्क्वायर है, 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा 4 पाई है, तो 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर। मैं लिखता हूँ 25 इंटू में 400 इंटू 10⁻², और साथ में एक 4 पाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया हमारा 4 पाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें से कहा जा रहा है, कार इज ट्रेवलिंग विद लीनियर वेलोसिटी v ऑन द सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, इफ द स्पीड इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ a, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड इंक्रीज कर दीजिए a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, देन द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी व्हाट। अब आपको पता है सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो यहाँ एक एक्सेलरेशन तो कंपलसरी है, जो होनी ही चाहिए, उसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होगा। कौन सी वाली, रेडियल एक्सेलरेशन। एक होती है हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल तो ऑलरेडी होती ही है, जिसका फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर, एक ही बात है। और यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है स्पीड बढ़ रही है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और उसको ए बोला जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या रहेगी, रिजल्टेंट क्या रहेगी। अभी मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए नेट निकालोगे तो √AR² प्लस AT², यही आएगा ना, बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए नेट आएगा हमारा ये। बस सिंपल सी बात है, √V² बाय आर का होल स्क्वायर मतलब V4/R² प्लस में AT का स्क्वायर मतलब A², तो बी इज़ द आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझिए, बाकी कुछ नहीं है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ रोड ओवर अ कैनाल ब्रिज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8.9 मीटर। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ब्रिज का वर्टिकल सेक्शन है भाई, इस तरीके से, मतलब एक कैनाल ब्रिज है लगा लीजिए, हम उसको बना के देखते हैं यहाँ पे अभी कि ये हमारे पास मान लीजिए एक ब्रिज है जी, यहाँ से इस तरीके से एक गाड़ी जो है जब उसके हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाती है तो हाईएस्ट पॉइंट तक की जो रेडियस है, ऐसा माना जा रहा है वो एक सर्कुलर पोर्शन का एक हिस्सा है, सर्कुलर पाथ का एक हिस्सा है, उसकी रेडियस हमारे को बोली जा रही है 8.9 मीटर, ऐसा मान लिया गया सर्कुलर पाथ का वो हिस्सा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8.9 मीटर। कितनी ग्रेटर स्पीड से गाड़ी को इस टॉप मोस्ट पॉइंट से गुजारें विदाउट लॉसिंग द कॉन्टैक्ट विद रोड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, वो स्पीड आपको निकालनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार बीइंग एट अ हाइट ऑफ h इज इक्वल टू 1.1 मीटर, मतलब जो इसके ऊपर गाड़ी जा रही है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका जो मास है वो रोड से 1.1 मीटर ऊंचा है। वो गाड़ी भी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, लेकिन गाड़ी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो 8.9 नहीं है, अगर हम बात करें वो 8.9 प्लस में कितना ऊपर है 1.1, यानी कि ये जो ऊपर वाला सर्कल मैंने दिखाया है ये डॉट डॉट वाला, इसका जो हम बात करें जो रेडियस है वो 10 जो है हमारा मीटर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पता है कि इस गाड़ी को ये सेफली यहाँ से निकल जाए उसके लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए।
जो टूवर्ड्स द सेंटर नीचे की तरफ होनी चाहिए। नीचे जो फोर्स है वो तो इसका वेट है mg, ये वेट ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, दैट विल बी इक्वल टू mv²/r, है ना। और तो कोई फोर्स है नहीं जो इसको जंप ऑफ करने से रोकेगी रोड से। बहुत स्पीड से गाड़ी निकालेगा तो हो सकता है गाड़ी जंप कर जाए, वो रोड के साथ अपने कांटेक्ट को छोड़ जाए। स्किडिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये देखिए लाइट में लिखा है विदाउट लॉसिंग कांटेक्ट विद द रोड। तो आप समझ सकते हैं बहुत स्पीड से गाड़ी को ऐसे भगा के ले जा रहे हैं, तो ऐसे जब जंप आता है तो गाड़ी थोड़ा उछल जाती है, रोड से थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। हमें ऊपर नहीं उठाना है, तो हमें बताना है गाड़ी की वो सेफेस्ट स्पीड क्या होनी चाहिए कि गाड़ी रोड के कांटेक्ट को लॉस ना करे। तो उसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स चाहिए टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ इक्वल टू, नाउ उसका मतलब mg है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम अब mg करेगा, mg इज इक्वल टू mv²/r मैंने लिख दिया यहाँ पे नीचे। यहाँ देखें तो m से m कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा है, g इज इक्वल टू v²/r। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इतने से पार्ट में आपको बस समझना था और कुछ नहीं करना था। r 10 है, g भी 10 लूँगा मैं। r 10 है भाई, 8.9 + 1.1 रेडियस ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारा आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हैं। रेडियस हमने वो लेनी है जिस रेडियस में वो मास मूव करता हुआ जा रहा है। वो मास 8.9 + 1.1 की रेडियस में मूव करता हुआ जा रहा है, तो आंसर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, कॉनिकल पेंडुलम वाला क्वेश्चन। एक तरह से ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम का, वो रिल कर रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर, रेडियस 4 मीटर है, बाय अ रिवॉल्विंग स्ट्रिंग इंक्लाइन टू द वर्टिकल। फिर हमसे कहा जाता है कि इफ़ द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ हाउ मच 5 मीटर पर सेकेंड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है, तो बड़ा सिंपल सा हम बना लेते हैं इसको। हमारे पास मान लीजिए ये एक जो है सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, और यहाँ हम मान लेते हैं कि एक सेंटर है जी ऊपर। यहाँ अगर हम बात करें कि डायग्राम बना लेते हैं पहले हम, वर्टिकल के साथ जब ऑब्जेक्ट 30 डिग्री एंगल पर पहुँचा, जब 30 डिग्री एंगल थीटा 30 दिया है पहुँचा, तो बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आई। ये स्ट्रिंग है जिससे बांधा हुआ है ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे टेंशन बतानी है कितनी होगी। स्ट्रिंग ही इसको वर्टिकल सर्कल में हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है। रेडियस r हमें गिवन है सर्कुलर पाथ की। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी स्पीड है, टेंजेंशियल दिखा देते हैं हम लोग। अब फोर्सेस बैलेंस करनी है जी, कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक लग रही है mg डाउनवर्ड में, एक हम दिखा देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज़ mv²/r, और एक ऊपर फोर्स है टेंशन जो कि हमें निकालनी भी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे टेंशन को। ऑब्वियस सी बात है, 3 फोर्स हैं, बैलेंस करना है तो किसी भी एक के कंपोनेंट कर देते हैं, क्योंकि टेंशन निकालनी है, टेंशन के ही कंपोनेंट करेंगे तो बेटर रहेगा। टेंशन के 2 कंपोनेंट करते हैं, एक नेगेटिव x के अलोंग जो mv²/r को बैलेंस करेगा, एक पॉजिटिव y के अलोंग जो mg को बैलेंस करेगा। क्योंकि एंगल थीटा बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ऊपर आएगा t cos थीटा वाला कंपोनेंट बेटा, ये लेफ्ट में आएगा t sin थीटा वाला कंपोनेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं t sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट mv²/r। सारा डाटा हमें गिवन है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं t cos थीटा इज़ इक्वल टू व्हाट mg। तो फिलहाल हम t sin थीटा इज़ इक्वल टू mv/r से t निकालते हैं। t इंटू में sin 30 इज़ इक्वल टू मास इज़ हाउ मच 10, v² मतलब 5² बाय में r मतलब 4। यहाँ से t हमारा कितना आएगा, sin 30 हो जाएगा 1/2, लिख लेते हैं इस बात को भी। t इंटू में 1/2 इज़ इक्वल टू 10 इंटू में 25/4। द आंसर इज़ रेडी। हाँ जी, ये हमारे पास कितना आ गया, v² था भाई हमारे पास यहाँ, तो ये आ गया जी 125 न्यूटन। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रोड है जिसकी लेंथ L है, पाइवोटेड एट वन एंड एंड इज रोटेटेड विद एन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेट T1 and T2 with the tension at the points L/4 and 3L/4 away from the pivoted ends। एंड 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है कि रोड है जी यहाँ पे, इसकी लेंथ ले लीजिए L है, इसका एक एंड पाइवोट कर दिया हमने, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसके 2 पॉइंट हैं जी, एक हमारे पास है L/4 लेंथ पे, और एक हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3L/4 लेंथ पे फ्रॉम द पाइवोट पॉइंट, मतलब फ्रॉम द सेंटर। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे जो अंदर की तरफ टेंशन है वो T1 है,
यहाँ जो अंदर की तरफ टेंशन है वो T2 है। तो कह रहा है बताओ T1 बड़ी कि T2 बड़ी। वैसे देखने से ही मालूम चल रहा है T1 जिस लेंथ को घुमा रही है वो लेंथ ज़्यादा है, T2 जिस लेंथ को घुमा रही है वो लेंथ क्या है, छोटी है। तो T1 ज़्यादा मास को घुमा रही है, T2 कम मास को घुमा रही है। बिल्कुल रस्सी वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था कि एक जो अंदर वाली फोर्स थी वो 2 मास को घुमा रही थी, M1 + M2 को, बाहर वाली सिर्फ एक को घुमा रही थी। यहाँ T1 ज़्यादा मास को घुमा रही है। मास कितना है, रोड का टोटल मास मान लीजिए M है। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे को जो है, मान लें हम यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट लिया हमने, ठीक है, जिसकी लेंथ थी dx लेंथ का सेगमेंट लिया, और जब ये घूमेगा, जिस सर्कुलर पाथ पे सेगमेंट घूमेगा उस सर्कुलर पाथ की रेडियस मान लीजिए कितनी है, लेट्स से दिस इज़ x रेडियस लेकर dx का एलिमेंट हमने लिया। तो इसको घुमाने के लिए जो टेंशन चाहिए, इस छोटे से मास को, जिस मास को हम dm कहेंगे, जिसकी लेंथ dx है, इस छोटे एलिमेंट्री पोर्शन को घुमाने के लिए जो टेंशन चाहिए उसको dt बोलूँगा। फॉर्मूला रहेगा कि टेंशन मतलब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है, फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर, मास है dm, r मतलब है x और साथ में ओमेगा स्क्वायर। dm की वैल्यू पुट की जाएगी, यहाँ dm की वैल्यू कैसे पुट की जाएगी भाई, यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, टोटल लेंथ है l, टोटल मास है m, तो l लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l। यूनिट लेंथ का मास m/l है, तो आपको कितनी लेंथ का निकालना है, आपको तो dx लेंथ का निकालना है। dx लेंथ का मास कितना होगा, इस छोटी लेंथ का मास निकालना है, तो उस लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए मेरी बात। यूनिट लेंथ का मास कितना हो गया, m/l। कितनी लेंथ का निकालना है, dx का, तो dx को साथ में इसके मल्टीप्लाई कर दिया। देन व्हाट विल बी dt की अगर मैं बात करूँ, आएगा dm इज़ व्हाट, dm m/l dx, और साथ में आ गया हमारे पास x और साथ में ओमेगा स्क्वायर। t निकालूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dt में m/l ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर चले गए, सिर्फ x वाली टर्म अंदर रही, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे आप, क्योंकि dx है यहाँ पे, x ही वेरिएबल है, तो x dx अंदर रहा यहाँ पे। अब लिमिट लगाएंगे x के फॉर्मेट में। लिमिट मतलब कहाँ से कहाँ तक आप निकालना चाहते हैं, सर वो इनिशियल लेंथ से लेके और फाइनल लेंथ तक लगेगी, जहाँ से आप निकालना चाहते हैं, x की इनिशियल वैल्यू से लेके x की फाइनल वैल्यू तक। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप एग्जैक्टली टेंशन्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर T1 निकालना चाहूँ तो T1 क्या आएगा, T1 की अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा m/l ओमेगा स्क्वायर, और ये x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना x²/2। लिमिट लगानी है सर, लिमिट x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, T1 जहाँ से शुरू हो रही है, किस मास को खींच रही है भाई, T1 यहाँ से लेके और पीछे की पूरी रोड को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाली फोर्स है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब इसको मैं शेडेड कर देता हूँ पोर्शन को, तो ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है कितनी आखिर भाई, ये लेंथ अगर मैं लिमिट लगाऊं x की, तो x मेरा तो सेंटर से शुरू होता है, x मेरा सेंटर से शुरू होता है, सेंटर पे x = 0 है, और जहाँ से लेंथ शुरू है वहाँ x = l/4 है। तो इनिशियल वैल्यू x की है l/4, और फाइनली हम जहाँ तक जाना चाहते हैं वो वैल्यू है क्या, l। x की वैल्यू वहाँ तक क्या है, l, तो l/4 से l लिमिट आएगी साहब, ये T1 आ जाएगा। T1 कितना आएगा, T1 आएगा m/l ओमेगा स्क्वायर, और दिस विल बी व्हाट, l²/2 माइनस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l²/32 है ना, ये हमारा T1 आएगा। सिमिलर वे में T2 अगर आप निकालते हैं तो T2 में यही लिमिट क्या हो जाएगी, T2 भी यही निकाल देता हूँ मैं, T2 में यही लिमिट आपकी आ जाएगी m/l ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में है x²/2। कहाँ से शुरू हो रहा है जी, T2 निकालना कहाँ से शुरू करना है, T2 निकालना शुरू करना है सब यहाँ से, 3l/4 से देखेंगे। x की इनिशियल वैल्यू 3l/4 और फाइनल वैल्यू है l। T2 सिर्फ जो है वो कितनी लेंथ को खींच रहा है, T2 सिर्फ ये लेंथ खींच रहा है, ये वाली जो मैंने अभी शेडेड की है, मैं दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे, T2 सिर्फ इस लेंथ को खींच रहा है, जहाँ x की इनिशियल वैल्यू 3l/4 थी और फाइनल वैल्यू कितनी थी, l। तो लिमिट आ गई 3l/4 से l। बस यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, T1 T2 की वैल्यू निकाल लीजिए, देखेंगे आप T1 T2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। निकाल के दिखाऊं या कर लेंगे जी, देखें फिर भी निकाल देते हैं। m/l ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना l²/2, और माइनस में 9l² बाय में क्या 32
है ना। तो T1 T2 से बड़ा आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बार बार आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और बार बार यही L1 से L2 की लिमिट पुट करनी और कुछ नहीं करना आपने। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। रिजिड बॉडीज रोटेटिंग अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या थीटा लिख लेते हैं क्यू की बजाय, या क्यू भी चल जाता, थीटा लिख देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा इज द एंगल 12t माइनस टी क्यूब, देन द एवरेज एंगुलर स्पीड, एवरेज स्पीड पूछा, ध्यान दीजिएगा, बिटवीन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड द टाइम व्हेन द बॉडी कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेके जब बॉडी रेस्ट पे नहीं आ जाती उस टाइम के दौरान एंगुलर स्पीड का एवरेज पूछा जा रहा है। अब एवरेज पूछा जाएगा तो दैट विल बी डेल्टा थीटा बाय टी, है ना, डेल्टा थीटा बाय टी। डेल्टा थीटा मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसको भी डेल्टा टी कह सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल निकालना है। अब पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे को जो है थीटा गिवन है, कितना गिवन है, 12t माइनस में टी क्यूब एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम 0 बोला जा रहा है, तो थीटा इनिशियल तो अपना 0 ही आ गया। थीटा फाइनल क्या निकालें, फाइनल टाइम तो अपने को पता ही नहीं है। फाइनल टाइम नहीं पता तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक बात बोली गई है, फाइनल टाइम उसको बोला जाएगा जब बॉडी कम्स टू रेस्ट आ जाएगी। भाई एवरेज इंस्टेंटेनियसली रेस्ट आ जाएगी, मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालो। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाय डी टी करता हूँ तो क्या आएगा भाई, दिस विल बी 12 माइनस में 3t स्क्वायर, है ना, डेरिवेटिव कर देंगे। और जब ओमेगा फाइनल की बात आ जाएगी तो ओमेगा फाइनली बोला जा रहा है रेस्ट पे होना चाहिए बॉडी, रेस्ट पे मतलब ओमेगा फाइनल इज़ 0। ओमेगा फाइनल 0 होगा तो 0 इज़ इक्वल टू 12 माइनस 3t का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से t इज़ इक्वल टू निकालता हूँ तो 12/3 का अंडर रूट, यानी कि कितना टाइम आ गया हमारे पास, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बॉडी किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। तो एट t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड हम यहाँ पे थीटा फाइनल निकालते हैं, वो थीटा की हमारी इक्वेशन है, यहाँ से हम निकालेंगे 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, यानी कि 24 माइनस 8, दैट इज़ हाउ मच, 16। बस अब तो हो गया को सॉल्व, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते ही हमारे को ओमेगा एवरेज मिल जाएगा, थीटा फाइनल 16 माइनस थीटा इनिशियल 0 बाय में टी फाइनल दैट इज़ 2 सेकेंड, ये निकाला जी हमने नीचे, माइनस में टी इनिशियल दैट वाज 0 सेकेंड, द आंसर इज़ 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें तो आसान सा क्वेश्चन है। एक व्हील इज़ रोटेटिंग एट 900 रिवोल्यूशन पर मिनट, फ्रीक्वेंसी गिवन है, रिवोल्यूशन पर मिनट, अबाउट इट्स एक्सिस वन पावर इज कट ऑफ, इट कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, मतलब फाइनली वो रेस्ट पे आ गया तो फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। ठीक है, 1 मिनट में रेस्ट पे आ गया, मतलब 60 सेकेंड में। द एंगुलर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होगी, रिटार्डेशन तो है ही सही, यानी कि अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर रिटार्डेशन है। क्या फॉर्मूला होता है जी एंगुलर एक्सेलरेशन का, दैट इज़ व्हाट, डी ओमेगा बाय डी टी। अब डी ओमेगा बाय डी टी की बात करूं तो डी ओमेगा को यहाँ डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं मैं, मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इनिशियल टाइम तो 0 है जी। अब मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में, क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज़ 2 पाई बाय कैपिटल टी या 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी न्यू। तो A इज़ इक्वल टू ओमेगा फाइनल को लिखेंगे 2 पाई न्यू फाइनल, ओमेगा इनिशियल को 2 पाई न्यू इनिशियल बाय में T फाइनल माइनस में T इनिशियल इज़ 0, 2 पाई कॉमन ले लो सर, न्यू फाइनल माइनस न्यू इनिशियल बाय में जो टाइम आपने लिया है वो टाइम। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू पुट कर दो बस। न्यू फाइनल इज़ हाउ मच, 900, नहीं न्यू फाइनल तो 0 है हमारा, फाइनली रेस्ट पे आ गया है ना, फाइनली वो किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया भैया। न्यू फाइनल इज़ 0 माइनस न्यू इनिशियल कितना है, 900 रिवॉल्यूशन पर मिनट, उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, पर मिनट में डिवाइड बाय मिनट था तो 60 कर देंगे, सेकंड में आ जाएगा वो। नीचे टाइम है 1 मिनट, उसको भी 60 से हम
हम उसको भी सेकंड में चेंज करेंगे, मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट को लिखेंगे 60 सेकंड। ऊपर भी हमने मिनट को सेकंड में चेंज किया है। बस इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारा आ जाता है π/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज़ इन नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है ये रिटार्डेशन है, पर इसका मैग्नीट्यूड बताइए। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है, कितना आएगा 5/2 रेडियन पर सेकंड। आसान सा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर एंड मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज हाउ मच। बड़ा इजी है यार ये तो यार। देखिए ओमेगा इज़ व्हाट, दैट इज़ दो तरीके से होता है। एक तो 2π/t से कर लो, 2π/t से कर लो, बढ़िया है, ठीक है। ओमेगा इज़ 2π/t, यानी कि ओमेगा ऑफ आर हैंड बाय में ओमेगा ऑफ मिनट हैंड करूँगा तो 2π टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड, 2π टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड। ये आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ मिनट एंड बाय में टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड। तो यहाँ पे हमारे पास आपको पता ही है मिनट एंड का टाइम पीरियड और आर एंड का टाइम पीरियड अगर निकालते हैं तो मिनट एंड 1 घंटे में आ जाता है वापस, और जो हमारा आर एंड है वो 12 घंटे में वापस आता है। तो दैट इज़ द टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। उसका 1 आवर है, उसका 12 आवर है, तो आंसर इज़ 1/12 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है। कह रहा है 2 पार्टिकल हैविंग मास 10 किलोग्राम 3 किलोग्राम आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस 5 मीटर 1 मीटर। दोनों की अलग अलग रेडियस है, दोनों का अलग अलग मास है। दे टाइम पीरियड आर सेम, वो तेरे टाइम दोनों का सेम है, मतलब उनको जो सर्कुलर पाथ फॉलो करने में टाइम लग रहा है वो बिल्कुल सेम लग रहा है। 1 मीटर रेडियस वाले को भी, 5 मीटर रेडियस वाले को भी। अब टाइम अगर सेम लग रहा है तो बोल रहा है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। भाई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू टाइम पीरियड के साथ रिलेशन होता है 2π/t। बस सिंपल सी बात है, 2π तो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर टाइम भी सेम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो जो टाइम फर्स्ट वाले पार्टिकल को लग रहा है वही सेकंड वाले का टाइम है। तो फर्स्ट वाले की एंगल घूमने की वेलोसिटी और सेकंड वाले पार्टिकल की एंगल घूमने की वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगी। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। एक डिस्क है जो रेस्ट पे थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी 30 रेडियन पर सेकंड हो गई 6 सेकंड में, मतलब 6 सेकंड में इतनी हो गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। टोटल एंगल कितना कवर्ड हुआ इस टाइम के दौरान, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। जैसे हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता था, ऐसे ही यहाँ थीटा इज इक्वल टू ω1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है, जहाँ थीटा है एंगल टर्न्ड बाय बॉडी, ω1 इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, टी इज टाइम। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपनी 0 है, थीटा अपने को निकालना है तो हाफ अल्फ़ा यानी कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू अपने को नहीं दी, तो अल्फ़ा इंटू में टाइम अपने को दिया है 6 सेकंड यानी कि 6 का स्क्वायर। तो दिस विल बी 18 अल्फ़ा, थीटा इज़ 18 अल्फ़ा। नाउ हम यहाँ पे पहले अल्फ़ा की वैल्यू किसी तरीके से निकालते हैं। हम एक और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जैसे v इज़ इक्वल टू यू प्लस AT होती है, ऐसी ω2 इज़ इक्वल टू ω1 प्लस अल्फ़ा टी होता है। ω1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ω2 फाइनल वेलोसिटी अपने को क्वेश्चन में गिवन थी 30 हो गई है, प्लस अल्फ़ा कितने टाइम में हो गई है, 6 टाइम में हो गई है। तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया अपना कितना, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इट्स वेरी गुड। बस 2 इक्वेशन यूज़ करी और हमने अल्फ़ा निकाला। देन हम अपना थीटा निकालेंगे। थीटा था 18 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा वाज 5 और ये हमारा आ गया 90 रेडियन। दैट इज़ द आंसर। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन।